हमारे साथ संविधान बहालन आंदोलन के राष्ट्रीय प्रचारक अधिवक्ता एपीएन गिरी जी मौजूद हैं। ये संविधान बहाली आंदोलन के तहत पूरे भारत में आंदोलन चला रहे हैं और इनका कहना है कि संविधान के मुताबिक देश में सरकारें, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। नेताओं के पास, जो मंत्रीगण हैं, उनके पास दोहरी शक्ति है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर संविधान के उन आर्टिकल के बारे में जिनके तहत नेताओं का ये संविधान के तहत एक तरह से गलत जो है तो संचालन हो रहा है, उनके बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले तो आपका हिंदी खबर में स्वागत है। आप आंदोलन चला रहे हैं संविधान बहाली आंदोलन के तहत, क्या कहना चाहते हैं संविधान के बारे में और देश की नीतियों के बारे में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने मंच पर अपने खबर से मुझे आमंत्रित किया है और इन गूढ़ संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए मुझसे प्रश्न पूछा है। फिर से पूछिए। देश में संविधान बहाली आंदोलन के तहत आप किन आर्टिकल के तहत जो आप देश में बता रहे हैं कि संविधान के मुताबिक देश नहीं चल रहा है, आखिर क्या है वो जो संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा है। हाँ। ब्रिटिश परिपाटी के अनुसार देश चल रहा है। ब्रिटिश परिपाटी और संविधान के उपबंधों में बहुत ही 36 का आंकड़ा है। हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार लोक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और जो इस समय बनाई जा रही है, जैसे सरकार का चुनाव हो रहा है, वह लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश परिपाटी पर आधारित शासन प्रणाली है, जिसमें लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव बाद बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, जबकि संविधान में इस तरह की सरकार नहीं बनती है। बहुमत की सरकार जो बनती है वह संविधान के प्रोविजन में कहीं दी नहीं गई है और उस तरह से बनाने का अधिकार किसी भी सांसद या विधायक को नहीं है। जहां तक प्रश्न उठता है कि क्या इसमें गड़बड़ी है, तो इसमें गड़बड़ी यह है कि जब भी संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में इसकी विवेचना की जाती है तो सांसद यह कहते हैं कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और संसद की स्वतंत्रता है और संसद की सर्वोच्चता है। उसी तरह से विधायक भी कहते हैं कि विधायिका की सर्वोच्चता है और विधायिका का की स्वतंत्रता है, विधायकों की स्वतंत्रता है। जबकि हमारे यहाँ विधायकों की स्वतंत्रता नहीं है, जनता की स्वतंत्रता है और विधायक जन के प्रतिनिधि हैं और उनसे चयनित होकर के केवल विधियन का कार्य करने आए हैं। परंतु जैसे आज की परिस्थिति में हर पार्टी यह कोशिश कर रही है कि हम सरकार बनाएं। भाजपा सरकार बनाई थी, योगी महोदय यहाँ मुख्यमंत्री थे और फिर वह चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने बहुमत के आधार पर, या सपा चाहती है, जैसे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो फिर चाहते हैं कि हम इस बार मुख्यमंत्री अपनी मेजॉरिटी ले आकर के बनावें, अपनी बहुमत से बनावें। तो बहुमत से जनता को लोग भ्रमित करते हैं और लोकसभा भी उसमें, चुनाव आयोग भी उसमें सहयोग देता है कि यह चुनाव प्रचारित गलत कराता है कि यह चुनाव सरकार बनाने के लिए हो रहा है और जनता भी इस चीज को जानने लगती है गलत तरीके से कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव करा रहे हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, केवल रिक्तियों को भरने के लिए अपने संवैधानिक क्षेत्र से, चाहे वह संसद के लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्य की विधानसभा का इलेक्शन हो, अपने संवैधानिक क्षेत्र से सांसदों या विधायकों को विधायिका के लिए चुनते हैं, संसद होने के लिए चुनते हैं, सरकार को नहीं चुनते हैं। सरकार चुनने का दायित्व और उसकी प्रणाली अलग से है। यह है कि चुनाव आयोग सरकार की भी का चुनाव कराती है और लोकसभा और विधानसभा में रिक्तियों को भरे जाने के लिए भी चुनाव कराती है, लेकिन लोकसभा में रिक्तियों को भरे जाने के लिए जो चुनाव होता है वह सरकार बनाने के लिए कदापि नहीं होता है। इससे संविधान की उपेक्षा होती है, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता है, आतंक बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है और मनमानीपन होता है। मनमानीपन इसलिए होता है
कि मंत्री जो सरकार बनाने अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार बनाए हैं, जैसे मुख्यमंत्री योगी जी सरकार बनाए हैं 425 सदस्यों को लेकर के, या 402 या 420 या जो भी सदस्यता रिक्त की आई है, उसमें से मेजॉरिटी में या 200 से अधिक या 205 या 210 पाकर के मेजॉरिटी के आधार पर सरकार बनाए हैं। तो यह सरकार बनाने का अधिकार योगी जी को नहीं है। लेकिन यह पहले तो यह गलत यह करते हैं कि जब इस विधायक चुन करके जाते हैं तो विधायिका में बैठने से पहले वह क्लेम करने लगते हैं राज्यपाल के पास जाकर के कि हमको सरकार बनाना है, हम बहुमत में हैं, और सरकार बनाने के लिए उनको ओथ दिलाता है राज्यपाल। यह गलती राज्यपाल करता है। वह संवैधानिक दृष्टि से वह संविधान की सुरक्षा, प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। वह अपने ओथ में यह कहता है कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, संरक्षा करेंगे और प्रतिरक्षा करेंगे और जन कल्याण में लोगों के कार्य करेंगे। लेकिन वह ऐसा न करके वह राजनीतिक दलों के हित में कार्य करने लगता है और उनको बुला करके प्रधानमंत्री बनाता है या मुख्यमंत्री बनाता है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है मंत्री बनने के लिए, और उनकी रिक्त भी नहीं होती है। इस तरह से यह मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद सहित कार्यपालिका का भी काम करने लगते हैं। और विधायिका में कोई भी बिल ले आकर के, जैसे मनी बिल हुआ या कृषि बिल हुआ या कोई भी बिल या नागरिकता बिल हुई या किसी भी प्रकार का बिल ले आकर के जनता को भ्रमित करके उन पर वोट भी डाल करके और उनको मेजॉरिटी से पास करा लेते हैं। तो इसमें विपक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कहते हैं कि संसदीय उत्तरदायित्व तो है। तो जैसे यहाँ पर रुकेंगे, हमें चीज यह पूछना चाहते हैं कि जैसे मिनिस्टर लोग बिल लाते हैं, किसी भी जो है तो कानून को बिल पेश करते हैं, उसमें वोटिंग करते हैं, तो क्या मिनिस्टरों को भी किसी भी बिल पर पेश करने का अधिकार तो है, लेकिन क्या उस पर वोटिंग करने का राइट है, और किन अनुच्छेदों के तहत ये कार्य होता है? जो भी कार्यपालक हैं वह विधानसभा से पृथक रहते हैं। उनको विधानसभा की सीट नहीं मिलती है। उनको कार्यपालिका के आधार पर उनको सीट मिलती है। वह केवल दो तरह से संसद के अंदर जा सकते हैं। एक तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी अदा करने के लिए जा सकते हैं। उस समय सांसदों को यह संज्ञान में लाया जाएगा कि इनके विरुद्ध हम कोई इम्पीचमेंट मोशन ले आवें कि न ले आवें, यह रिस्पांसिबल है इस कार्य के लिए कि या नहीं कार्य करने के लिए रिस्पांसिबल है। दूसरा प्रोविजन आर्टिकल 88 है, जिसके अंतर्गत वह किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करते हैं और उस विधेयक पर किसी भी प्रकार से अपने फेवर में चीजों को कहने के लिए उपस्थित रहते हैं और वह सांसदों को एक्सप्लेन करते हैं। और किसी भी उनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी सांसद की कमेटी में वो सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वह संसद में बैठने और किसी भी कमेटी में सदस्य होने के नाते या किसी भी क्लेरिफिकेशन को देने के नाते वह संसद की उस बिल पर जो बिल वह लेकर के आए हैं उस पर मत देने का उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मंत्री वेतन भोगी होते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, वह लोकसभा या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वह वेतन भोगी होते हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं है वह मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है। अब जैसे पिछली बार ही योगी जी लोकसभा के सदस्य थे, लोकसभा की सदस्यता को उन्होंने रिजाइन करके 6 माह के लिए वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि कोई भी व्यक्ति वो चाहे केंद्र में या स्टेट में कोई भी व्यक्ति को मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि उसको 6 महीने के बाद सदस्यता दिला दी जाएगी, तो क्या ये प्रक्रिया वैध है? यह प्रक्रिया असंवैधानिक है और जिसको अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह से प्रोवाइड नहीं करता है और यह प्राकृतिक नियमों के भी विरुद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी कहीं कोई जांच न हो और उसके पहले वह नागरिक है कि नहीं है, वह
सदस्यता रखता है कि नहीं रखता है, वह सदस्य होने के लिए इंटाइटल्ड है कि नहीं है, वह पुरुष है या महिला है, वह अयोग्य है, वह पागल है, दिवालिया है, इसको चेक करने के लिए कोई भी फोरम नहीं है, क्योंकि सांसद ही केवल मंत्री होंगे, अन्य व्यक्ति मंत्री नहीं होगा। इसीलिए संविधान भी यह कहता है कि सांसद ही मंत्री होंगे और कोई दूसरा मंत्री नहीं हो सकता है। अगर सोनिया गांधी अपने चुनाव में सन 2008 में वह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाई और अपने प्रधानमंत्री नहीं बनी, विपक्ष दंगा करने लगा कि यह भारत की नागरिकता इनकी नहीं है, तो यह भारत की नागरिकता किस विधि के अंतर्गत जांची जाएगी। हालांकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, वह इस चीज को अवॉइड की कि इतना वो न किया जाए, जबरदस्ती न की जाए, लेकिन वह चाहती तो बन सकती थी, क्योंकि उनको किसी प्रकार से 6 महीने तक बने रहने का अधिकार था। उसके बाद चाहे वह सदस्य होती, चाहे भारत की नागरिकता होती या नहीं होती, वह रिजाइन कर देती, लेकिन 6 महीने तक तो रह सकती थी। उसी तरह से आज अमेरिका का राष्ट्रपति यह कहता है कि हमने सदस्यों को खरीद लिया है और हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं और हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हम देश को चलाएंगे, तो कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो यह मना करे कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में सरकार नहीं बना सकता है। इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति जो है भारत में सरकार बना सकता है। यह गलत नियम है, गलत पद्धति है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह नियुक्त पद है, यह चयनित पद नहीं है मंत्री का। और नियुक्त पद हमेशा किसी भी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत किसी को नियुक्त किया जाता है, मनमानी तरीके से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति वह उस दायरे में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के दायरे में ही नहीं आता है कि उसकी योग्यता को जांच की जाए। वही व्यक्ति केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत जांच के उसमें आता है जो अपना नॉमिनेशन भरे, या राज्यसभा का सदस्य हो, या प्रेसिडेंट ने उसको राज्यसभा में नामित किया हो, या राज्यपाल ने उसको विधान परिषद में नामित किया हो। वही व्यक्ति जब तक नामित नहीं हो जाएगा तब तक वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो जैसे पिछली ये जो सरकार बनी थी, योगी जी सांसद थे और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी सांसद थे, लेकिन सरकार बनने के बाद यहाँ पर उनको योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि ये विधायक नहीं थे दोनों, और इनको बना दिया गया। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यह कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले जाई जाती है, एक तो आदमी जानते नहीं है, वकील भी जानते नहीं है, और अगर वकील कोई जानता भी है वह लेकर के इस प्रश्न को न्याय की दहलीज पर रखता है, चाहे वह हाई कोर्ट में रखे या सुप्रीम कोर्ट में रखे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, तो जजेस डरने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पेट पर क्यों आप लात मार रहे हैं, आप जा करके प्रचार करिए, पीपल अवेकनिंग करिए, और उसके बाद हमारे पास आइए, या हमारे पास मैटर आता है तो हम इसकी सुनवाई करेंगे। इसका फायदा राजनीति वाले उठाते हैं और न्यायिक न्यायमूर्तियों पर दबाव डालते हैं कि इस प्रश्न को वह सुने ही न। एक तरह से और देखा जाए तो जो संविधान के में ये व्यवस्था है कि जो भी जितने भी मिनिस्टर बनेंगे वो अपनी सीट वैकेंट करके उपचुनाव के तहत फिर हाउस के कोरम को पूरा किया जाए, तो ये मामला कहाँ तक सही है, जरा विक्षेप में विस्तार से बताने का कृपा करें। संविधान के अंतर्गत भाग 3 में सरकार है, विधायिका है और न्यायपालिका है, तीनों दिए गए हैं अलग अलग खंड में। पार्ट 1 में कार्यपालिका है, पार्ट 2 में विधायिका है और पार्ट 3 में न्यायपालिका है। पार्ट 1 में कार्यपालिका है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और महान न्यायवादी है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति है, संसद को बनाने के लिए राष्ट्रपति है, लोकसभा है और विधान और राज्यसभा है। और संसद की क्या प्रश्न आपने किया था, फिर से करिए। जो भी मिनिस्टर
एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से मिनिस्टर जो है तो जितने बनाए जाते हैं वो चाहे केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में, जितने भी मिनिस्टर बनाए जाते हैं उनकी सीट वैकेंट होनी चाहिए। संविधान में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन इस पे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वो लोग सांसद भी बने रहते हैं और मिनिस्टर भी बने रहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये सही है या गलत है? कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पदाधिकारी, चाहे वह कार्यपालिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे वह विधायिका का हो, कार्यपालिका और विधायिका दोनों, या न्यायपालिका और विधायिका दोनों, या कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक ही शक्ति का उपयोग कर सकता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी होते हैं, और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है। जो भी वेतन भोगी होता है वह प्रोविजन है आर्टिकल 101 में कि वह उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। और कौन वेतन भोगी है, हाँ, यह एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 102 में। और इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाए तो उनसे उनकी सीट वैकेंट हो जाती है, ताकि वह दोहरी शक्ति का प्रयोग न कर सकें। वह केवल बिल को ले आवें और बिल पर मंत्रियों को आमंत्रित कर, वो सदस्यों को आमंत्रित करें कि वह उस पर वोट डालें, चाहे पक्ष में डालें चाहे विपक्ष में डालें। वोट डालने से पक्ष और विपक्ष बनता है। पक्ष और विपक्ष पहले से नहीं बना रहता है कि सरकार पक्ष में है और अन्य जो हैं विपक्ष में है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उनकी सीट वहाँ खाली हो जाती है और वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जैसे ही एक सदस्य नियुक्त होता है, वह मंत्रिपरिषद में आ जाता है। वेतन भोगी होने के नाते उसकी वहां सीट खाली हो जाती है, ताकि वह वोट का प्रयोग न कर सके, केवल कार्यपालिका का कार्य कर सके। कार्यपालिका का कार्य आर्टिकल 78 में केंद्र के लिए और आर्टिकल 196 में या किसमें राज्य के लिए प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को, वो राष्ट्रपति को कैसे सलाह देगा, इसको एक्सप्लेन किया गया है। किन किन चीजों पर कौन कौन से कार्य करेगा। प्रधानमंत्री के कार्य दिए गए हैं, तो उसको वही कार्य करना है, उसको प्रशासनिक कार्य नहीं करने हैं। क्योंकि प्रशासनिक कार्य करने के लिए राष्ट्रपति ने जैसे मंत्रियों को नियुक्त किया है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया है, राज्यपालों को नियुक्त किया है हर स्टेट में। इसलिए प्रशासनिक कार्य केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल देखेंगे, और बाकी विधेयन का कार्य कैसे होगा, यह कार्यपालिका में किस विधेयन की आवश्यकता है, उसको मंत्रिपरिषद सजेस्ट करेगी राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के बिहाफ पर मंत्रिपरिषद उसको किसी भी मंत्री के द्वारा या सामूहिक रूप से वह संसद के अंतर्गत भेजेगी और सांसदों को एक्सप्लेन कराएगी कि इस पर यह बिल लाई गई है, यह ऐसे है, इसके फायदे हैं, इसके नुकसान हैं। और उस पर अपोजिशन होगा। सभी सदस्य, जितने 500 जितनी भी सीट है सदस्य की, मंत्रियों को हटा करके फिर से भरी जाएगी वह सीट, और उसी पर जितने भी मंत्री सदस्य हैं वह सभी सदस्य उस पर चर्चा करते समय उसका विरोध करेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब विरोध या एक्सेप्ट या एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तब सभापति यह कहता है कि अब इस पर वोटिंग होगी। तो वोटिंग में केवल वही लोग भाग लेंगे जो संसद के सदस्य हैं और मंत्री नियुक्त नहीं है। उसमें पक्ष और विपक्ष पड़ेगा। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कोई भी बिल जब संसद में लाया जाता है तो उसमें मिनिस्टर लोग भी वोटिंग करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस पर तो यह कहना है कि यह कांग्रेस ने इसको शुरू से ही बना दिया है, और शुरू से ही वह इस संविधान को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में ब्रिटिश पार्टी की ओर खींच करके ले गए, और तब से मंत्रियों का विधेयन होता है। कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका विधेयन का भी कार्य करती है और कार्यपालिका का भी कार्य करती है। दोहरी शक्ति का प्रयोग प्रारंभ से ही सन 1952 से ही किया जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? यह संविधान का उल्लंघन है, और जितनी भी विधियां भारत में, चाहे संविधान संशोधन हो, वह सभी संविधान के विरुद्ध अल्ट्रा वायरस हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और किसी भी दूसरी चीज यह है कि किसी भी सांसद को या किसी भी मंत्री को, अगर वह किसी दूसरे देश की
परिपाटी या उसके कानून के तहत अपने कानून को वो बनाने की कोशिश करता है, उसके आधार पर तो वह डिस्क्वालिफाइड माना जाता है 102 में, जिसमें स्पष्ट रूप से आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। जितने भी सांसद हैं और जितने भी बहुमत को देने वाले, सरकार को देने वाले बहुमत हैं, वह सभी ब्रिटिश परिपाटी पर आधारित ब्रिटिश संसद की वो करते हैं, का पालन करते हैं और भारत के संविधान को उपेक्षित करते हैं। भारत के संविधान को उपेक्षित करने के ही कारण उनका डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, वह सदस्य रहने के लिए ही काबिल नहीं हो जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न को कोई न्याय की दहलीज पर रखता नहीं, और जब न्याय की दहलीज पर रखा भी जाता है तो कोर्ट उसको भगा देती है, एक तरह से उस पर पेनाल्टी लगाती है, उस पर कंटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, उस पर कास्ट लगाती है, ताकि दूसरा आदमी इसको जो है न उछाल सके। कई बार इस मामले को हमने चर्चा किया है, समाज में कई अधिवक्ताओं से भी चर्चा किया गया, तो वो उनका कहना ये है कि नहीं, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको वोटिंग करने का अधिकार है, ये संशोधन हुआ है। मतलब जो भी सांसद हो या विधायक हो और वो जब मंत्री बन जाता है तो उसको वोटिंग करने का भी राइट है। वो अपने विधायक या सांसद अपने पद को खाली नहीं करेगा। ये संविधान में संशोधन के तहत ये है कि कोई भी आदमी बिना सांसद या विधायक बने मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये संशोधन इस पे क्या सही है? क्या हम चाहेंगे कि यह तो गनीमत है कि न ही कांग्रेस ने और न ही जनता दल ने और न ही भाजपा ने इस चीज को समझने की कोशिश की और न ही इस तरह का कोई अमेंडमेंट हुआ है। और अभी तक जितने भी कार्यपालक के द्वारा संसद या विधानसभा में कानून बने हैं वह सभी संविधान के विरुद्ध हैं, और उसमें केशवानंद भारती के संविधान के ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, अर्थात संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट का की अवमानना होती है। जितने भी विधेयक बने, कानून बने हुए, अधिनियम बने हुए हैं, उन पर सभी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसको कॉग्निजेंस नहीं लेती है और इस पर कोई पूछता भी नहीं है। चूंकि पूछता ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है, और जो पूछता है वह अकेले से पूछता है। जैसे मैं ही कई बार प्रयास किया, 20 बार प्रयास किया, तमाम पिटीशनों में प्रयास किया, रिलीफ तो मिल जाती है, लेकिन कोर्ट इस मेरिट में इंटरफियर नहीं करती है। वो कहती है कि हमारे पेट पर लात मत मारिए। हाई कोर्ट कहता है कि हमारे पेट पर लात मत मारिए, आपके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट जाने पर वो कहते हैं कि आपने सब कुछ चैलेंज किया, हम खारिज क्यों न कर दें या अल्टरनेटिव रेमेडी में जाइए। तो फुटबॉल की तरह से किक करते हैं इधर से उधर जजेस मिल करके, और इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। हमने बहुत पहले मंत्रियों को 1994 में मंत्रियों के सीट को वैकेंट करने के लिए रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के अंतर्गत दाखिल किया था। जस्टिस A.M. अहमदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के सामने अन्य 2 जजों के साथ बैठे हुए थे। यह बहस हो रही थी। कोर्ट कन्विंस थी कि मंत्रियों को मत देने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी सीट वहां से वैकेंट हो जानी चाहिए। लेकिन उस समय के तत्कालीन महान न्यायवादी मिस्टर बनर्जी उस समय कोर्ट में उपस्थित थे, जबकि महान न्यायवादी कभी कोर्ट में उपस्थित नहीं रहते हैं, सॉलिसिटर जनरल से ही काम चलता है। और वह खड़े होकर के उस पिटीशन को अपोज तो नहीं किए, लेकिन सीजेआई को उन्होंने ऐसा देखा कि सीजेआई ने उस पिटीशन को इस तरह से डिसमिस किया जैसे लगा हो कि दोनों जजों के गाल पर उन्होंने एक तमाचा जड़ दिया है। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाने के बाद और हमारे अपोज करने के बाद कोर्ट ने हमको थ्रेटनिंग दी कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो हम आपको अवमानना की नोटिस इशू करेंगे। हमने कहा ठीक है, अवमानना कराने के लिए थोड़े मैं आया हूँ, मैं यहाँ इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बेस्ट तरीका यह है कि आप पीपुल अवेकनिंग करें, और पीपुल अवेकनिंग करके यहाँ आवें। तो एक वकील जो हैंड टू माउथ है, वो किस तरह से पीपुल अवेकनिंग करेगा? उसके बावजूद भी मैं पीपुल अवेकनिंग कर रहा हूँ, और तब से लेकर के लगातार मैं खर्च भी करता हूँ, लोगों की सोसाइटियां को करता हूँ, लोगों को कन्विंस करता हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार को लोग
डंडे मार करके भगाएंगे, प्रशासन का विरोध करेंगे और इस संसदीय शासन प्रणाली को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि यह भारत में अपराध का मूल कारण है। अगर 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 सड़क पर कोई गोली भी चलती है तो उसमें मंत्रियों और विधायकों का हाथ होता है। अगर थाने पर कोई पैरवी होती है तो उसमें भी विधायकों और मंत्रियों का हाथ रहता है या भ्रष्टाचार बना रहता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी उनको पैसे जुटा करके देते हैं। हर थाना, हर कलेक्ट्रेट, हर पुलिस अधीक्षक, हर डीआईजी बिका हुआ है। वह सरकार को कलेक्ट करके पैसा देता है, उनको सरकार बनाने के लिए उनको एड देता है, तो अपने भी कमाता है। अगर कि रियल सेंस में उनकी चीजों को उनकी जांच की जाए तो उनके पास उनकी आय से बहुत अधिक इनकम रहती है। यह भ्रष्टाचार का द्योतक है। एक चीज और हम फिर से आपको ले जाना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी आदमी 6 महीने के लिए किसी भी व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीना बाद वो कहीं से सदस्यता नहीं पाएगा, तब उसके बाद वो उस पद से हट जाएगा। ये संविधान में, लोगों का कहना है ये चीज संविधान में है। आखिर किस आर्टिकल के तहत ऐसा हो रहा है? क्या ये राइट है या गलत है? यह गलत है, असंवैधानिक है, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। केंद्र के प्रोविजन में पार्ट 3 में भाग 3 के पार्ट 1 में आर्टिकल 75(5) में यह दिया गया है इंग्लिश में, ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not the member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। इसी का गलत अनुवाद करते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं, चाहे वह न्यायपालिका निकाले, चाहे अन्य जनता निकाले, चाहे वह आईएएस निकाले, चाहे वह चुनाव आयोग निकाले, वह खट्ट दिया करता है कि इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी को 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि एक आदमी की वो बात ही नहीं करता। संविधान में एक आदमी की बात नहीं की गई, मतलब एक आदमी की बात नहीं की गई है। आदमी मिनिस्टर भी है, आदमी मेंबर भी है, लेकिन आदमी अगर आदमी बन सकता है तो आदमी भी रहना चाहिए। यह लिखा रहता है कि एक पर्सन who is not the member of either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। तब तो बात समझ में आती है कि एक पर्सन भी है, मेंबर भी है और मिनिस्टर भी है। इसका मतलब एक पर्सन जो है वो 6 माह के लिए बन सकता है, लेकिन वहां यह नहीं कहता। वो कहता है ए मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not the member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। तो वहां केवल मेंबर और मिनिस्टर की बात करता है। इसका मतलब ये होगा कि हर मिनिस्टर मेंबर होगा और वह मेंबर, वह मिनिस्टर जब हाउस डिसॉल्व हो जाएगी या जब हाउस की सदस्यता किसी कारण वह उसकी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा तो वह मंत्री पद पर बना रहेगा 6 महीने तक के लिए, और 6 महीने के बाद वो मंत्री नहीं रहेगा। जैसे इस समय हाउस डिसॉल्व हो चुकी है, लोग विधानसभा उत्तर प्रदेश की डिसॉल्व हो चुकी है, तभी चुनाव हो रहा है, उनकी रिक्ति आई है, चुनाव हो रहा है। तो इस समय 6 माह के लिए ये सभी मंत्री बने रहेंगे। अगर ये प्रोविजन नहीं रहता तो मंत्री नहीं रहते, और मंत्री रहते हुए वह इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। यह वहां लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में, और यही चीज आर्टिकल 102 में भी लिखा हुआ है। लेकिन लोग दावे के साथ कहते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। मैं दावे के साथ करता हूं कि न सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, न हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, न संसद के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होते तो आज इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होता। ये बात कर रहे थे हमारे साथ संविधान बहाली आंदोलन के राष्ट्रीय प्रचारक एपीएन गिरी जी, जिन्होंने संविधान के बारे में डिटेल में चर्चा की है। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है वो एक तरह से लोगों को पता नहीं है, और जो नहीं है उसके बारे में लोगों को पता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर बनने के बाद उनको अपनी सीट वैकेंट करनी चाहिए और उस पर उपचुनाव कराकर हाउस के कोरम को पूरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक सांसद रहता है और मिनिस्टर बनने के बाद मिनिस्टर भी रहता है, यानी सांसद और मिनिस्टर दोनों बने रहता है। एक आदमी के पास 2 पद रहना ये जो तो असंवैधानिक है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति बगैर सांसद
या विधायक बने मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये संविधान हमारा भारतीय संविधान कहता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को लोग सांसद, मंत्री या विधायिका, विधानसभा में मंत्री बनाकर, मुख्यमंत्री बनाकर उसको ये कहेंगे 6 महीने के बाद इसको कहीं संसद दिला जाएगी, जबकि संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। ये असंवैधानिक है। इस पर लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। हम चाहेंगे कि एपीएन गिरी के माध्यम से जो इन्होंने बताया लोग जाने, और संविधान के गुण, उनको तथ्यों को जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक भ्रष्टाचार इस देश में चलता रहेगा। अमरनाथ झा, हिंदी खबर, कौशाम्बी।